हेलो गाइस, लर्निफाई IQ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी PMF IS की बुक के 20 चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम 21st चैप्टर शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर और चैप्टर्स के नाम है, अगर आपको देखने हैं तो इस तरीके से चैप्टर्स हैज़ बीन डिवाइडेड। तो आज हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 21, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड लॉज, पार्ट 1। तो इसमें हम कौन कौन से कन्वेंशन या लॉज पढ़ेंगे? तो नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं UNCED है, CBD है, वेटलैंड है, रामसार वाला, साइट्स है, ट्रैफिक है, CMS है, GTF है, स्टॉकहोम है, बासल है, रॉटरडैम है। फिर उसके बाद लैंड से रिलेटेड है, मरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो ये सारे कन्वेंशन एंड लॉज को हम देखेंगे एक करके। और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए इन्वायरमेंट में, क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में हो चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव में हो, ये सारे ही टॉपिक के सारे ही कॉन्फ्रेंस, ये सारे ही कन्वेंशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसके बारे में खास बात क्या है कि ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसके पहले एजेंसीज एग्जिस्ट करती थी एक दो, बट लार्ज स्केल पे कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे कंट्रीज आई थी मोर और लेस, वो पहली कॉन्फ्रेंस कौन सी है? यही वाली है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानी जाती है। तो इट वॉज द फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो 1972 में ये होती है। यहाँ पे हम लोग क्या अडॉप्ट करते हैं? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब आपको बहुत जगह ना नाम नाम में कन्फ्यूजन कैसे होता है कि बहुत जगह आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करके लिख के देगा, लेकिन उसके ही अगेंस्ट में बहुत जगह इसका फुल फॉर्म ऑफिशियल नाम पूछ लेता है। तो ऑफिशियल नाम इसका क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये फॉर्मल नेम था। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि स्टॉकहोम में हुई थी ये। तो ये दोनों वर्ड को आपको याद रखना है कि ओरिजिनल नाम क्या था, उसको हम और क्या बोलते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में ईजिली आ जाते हैं। फिर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को और क्या हम बोलते हैं? द डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इसमें 26 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी टू प्रिजर्व और एनहेंस द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है आसपास, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे उसको एनहेंस करेंगे, उसके लिए 26 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो कौन कौन से वो प्रिंसिपल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट टू इन्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफ गार्डेड है, अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन्ड। फिर वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफ गार्डेड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मस्ट बी शेयर एंड नॉट एग्जॉस्टेड, पॉल्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड द इन्वायरमेंट कैपेसिटी टू क्लीन इटसेल्फ, मरीन पॉल्यूशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट दी हुई है, तो आपको एक बार क्या करना है, इनकी रीडिंग कर लेनी है। याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर इसमें खास आपको मिल जाए, जहाँ पे जैसे इन लोगों ने हाईलाइट करके भी रखा हुआ है बुक में, और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपके पर्सपेक्टिव से कि आप उसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाईलाइट करके अपने बुक में रख लीजिए। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, राइट। तो पहली बात, तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जैसे मैंने बताया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और इसी के बाद से जो वर्ल्ड के अक्रॉस कंट्रीज़ थी, वहाँ पे लॉज बनने शुरू हुए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिया में क्या क्या हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट 1980 में क्रिएट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्रिएट की गई 1985 में। इसी का नाम 2014 में क्या कर दिया गया था? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के चलते यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आया था। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो एक ये बेसिकली एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, आपको इसको याद रखना है, UNEP, है ना। UN नाम भी लगा है इसमें, UNEP, है ना। तो UN में जितनी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? UNEP करता है। फिर इसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अराउंड द वर्ल्ड, उनको जो पॉलिसीज़ अगर बनानी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई प्रैक्टिस अपनानी है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फिर UN की जो एजेंसीज़ है बहुत सारी, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी UNEP देखता है। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये एंगेज्ड भी है UNEP, जैसे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है अगर वर्ल्ड की, फिर मरीन या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, या ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। तो इन सारे टॉपिक्स में स्पेशली ये वर्क करता रहता है, नई नई एक्टिविटीज़ करता रहता है या पार्टिसिपेट करता रहता है। फिर UN की ये इकलौती एजेंसी नहीं है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कामों पे फोकस करती है। इसके अलावा UNFCCC है, जिसका हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर इसके बाद है UNCCD, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये भी अलग अलग इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे वर्क करते हैं ये भी।
अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजेंसीज हैं विच आर रिलेटेड टू यूएनईपी, है ना। तो पहली तो है आईपीसीसी, जो है हमारा आईपीसीसी की हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे लास्ट के लेक्चर्स में। तो आईपीसीसी हमारा एग्जिस्टेंस में किसके द्वारा आया है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी के कोलैबोरेशन से, है ना। फिर यूएनईपी हमारी जो है ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बेसिकली हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जैसे, तो ये एक फंड है। फंड मतलब ये पैसा देता है, ये खुद काम नहीं करता जाके या खुद मॉनिटरिंग नहीं करता, ये फंडिंग करता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है वर्ल्ड में उसके लिए पैसा देगा, है ना। तो बहुत बार किसी टॉपिक में पैसा यूएनईपी इससे लेता है और उसको खुद इम्प्लीमेंट करता है इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट जाके, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है, और भी कोई अगर फंड एग्जिस्ट करते हैं उनसे पैसा लेके कोई प्रोजेक्ट करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ये लोग वो काम करते हैं। फिर यूएनईपी इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। सो बेसिकली ये एक हाई लेवल फोरम है जहाँ पे ना बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड। उनमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई ऐड ऑन करने हैं, कोई डिलीट करने हैं, तो वो सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। और ऑब्वियसली लिए किससे जाएंगे? बहुत सारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज हैं इनके इनपुट लेके। सपोज कोई एजेंसी कह रही है कि ये प्लान अच्छा नहीं है, वहीं पे कोई एजेंसी है वो कह रही है ये प्लान अच्छा है, तो उनके सारे इनपुट लिए जाएंगे, प्लस और माइनस ऑब्जर्व किए जाएंगे सजेशन से, और फिर एक्शंस लिए जाते हैं उस पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड सारे जो डिसीजंस है कौन बॉडी लेती है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, जिसका यूएनईपी भी एक मेंबर है। फिर यूएनईपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस भी आए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमारा। फिर 2012 का मीनामाटा कन्वेंशन है। मीनामाटा कन्वेंशन आपको याद होगा, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। जापानीज टाउन में हुआ था, हमने पूरा केस कवर किया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किससे रिलेटेड था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से, है ना, कि जो ओडीएस को हम कम करेंगे ताकि ओजोन लेयर का हमारा डिस्ट्रक्शन खत्म हो सके या डिस्ट्रक्शन कम हो सके। फिर यूएनईपी बहुत सारे सेक्रेटरीट्स को भी होस्ट करता है, मतलब यूएनईपी की जो बिल्डिंग है वहाँ पे ये सारे जो कन्वेंशन है, मीनामाटा कन्वेंशन हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हो गया, वे साइट्स है तो इनके ऑफिसेज भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया में भी सोलर लोन प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था यूएनईपी ने। तो बहुत सारे वर्ल्ड में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो यूएनईपी ने उठाए हैं अपने लेवल पे। फिर इसी के बाद एक इनिशिएटिव है यूएनईपी की, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव। तो इसमें इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप है या कोई रिलीजियस संस्था है कहीं की, उनको बोला जाए, उनकी हेल्प ली जाए टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्योंकि जो फेथ बेस्ड होते हैं, जो रिलीजियस बेस्ड गुरुज होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत ज़्यादा होता है। तो सपोज करिए कल कोई कोई बाबा है हमारे इंडिया के जिसको लोग सब बहुत मानते हैं, अगर वो ऐसा कुछ बोलने लगे कि आप अपने आसपास सफाई रखिए, ये सब करिए, तो ऑब्वियसली लोग सुनेंगे, है ना। तो ऐसी ही इनिशिएटिव थी फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव, यूएनईपी की थी। फिर इसके बाद है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो बेसिकली अभी हमने देखा था कि जीईएफ जो है हमारी एक फ़ंड है। फंड मतलब ये पैसा देने का काम करता है मेनली। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी? ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट एज एन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसे देती है? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए देती है, रेड प्लस मैकेनिज्म के लिए देती है, क्लाइमेट चेंज के लिए पैसे देती है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए देती है, ओजोन लेयर के लिए देती है, पीओपीज के लिए देती है। तो इन सारे टॉपिक्स में ये फंडिंग करती है। फिर जीईएफ जो है हमारी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम भी चलाती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेके चल रहा है तो वहाँ पे फंडिंग के लिए ये छोटी छोटी ग्रांट भी देती है। मेनली इसका काम क्या रहेगा? फंडिंग देना। और फंडिंग फंडिंग दे के ये लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? जो हमारी कंट्रीज़ है या इंस्टीट्यूशंस है या आसपास की सोसाइटी है या फिर कोई एनजीओ है, उनको बोला जाएगा कि ये फंडिंग लीजिए, आप लोगों को मोटिवेट करिए इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति, या फिर ये भी जो जिस भी इशू के लिए फंडिंग दी गई है उस चीज़ को अचीव करने के लिए इस तरीके से दी जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो जीईएफ है हमारी, ये कौन कौन से कन्वेंशंस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है कि जिसमें पूछा था कि जीईएफ किस किस फाइनेंशियल मैकेनिज्म से रिलेटेड है, या फिर इसको अदरवाइज भी पूछ सकता है, जैसे सीबीडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोल दे कि इस उसमें जीईएफ से रिलेटेड ऑप्शन आ जाए कि जीईएफ एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर सीबीडी, है ना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार अगर याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे ऑप्शन, ये सारे कन्वेंशन के नाम याद रख लीजिएगा कि जीईएफ जो है इनकी फंडिंग देता है, इनके यहाँ पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है।
फिर जो GEF है हमारा डायरेक्टली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई कंट्री है पुअर या फिर डेवलपिंग, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फंडिंग दे सकता है ये। डेवलपिंग कंट्रीज़ को और हम क्या बोलते हैं? कंट्रीज़ विद इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, मतलब उनकी इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही है। फिर जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, उसमें एक लंदन अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था कि एक फ़ंड बनाया गया था, मल्टीलेटरल फंड। इसका काम क्या रहेगा फ़ंड का? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो ऑब्लिगेशन है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें हेल्प करने के लिए पैसे दिए जाएंगे या फिर फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। तो ऐसी सारी कंट्री जो एलिजिबल हैं इस फंड के अंडर पैसे लेने के लिए, उनको आर्टिकल 5 कंट्रीज़ कहते हैं। क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ODS ऑफ लेस देन 0.3 kg पर ईयर, है ना। फिर GEF जो है हमारा, वो 18 एजेंसीज़ के साथ काम करता है। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं: यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, और IUCN है लास्ट में। तो यहाँ पे UPSC 2014 का क्वेश्चन देख सकते हैं: विथ रेफरेंस टू GEF विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? It serves as financial mechanism for CBD and United Nation Framework Convention on Climate Change। तो ये हमने देखा, ये अभी ट्रू है ना। It undertakes scientific research on environmental issues at global level। ये हमने देखा था, ये खुद नहीं करती है एक्शंस, ये यूजुअली फंडिंग प्रोवाइड करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे B रॉन्ग हो जाएगा, D रॉन्ग हो जाएगा, है ना। फिर इट इज़ एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये गलत है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी GEF। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर A। फिर ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं विच आर फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय GEF? तो इसमें पहली है हमारी स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो ये क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड एनहेंस रेजिलियंस। यहाँ पे जितनी भी वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी इसका पार्ट बन सकती हैं, है ना। फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है 2001 का ही। इसके बाद क्या है? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है। तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन वाइल्ड लाइफ। ये भी GEF फंडेड है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल इन वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम इज साइट लेड ग्लोबल पार्टनरशिप दैट प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ इन वाइल्ड लाइफ। तो साइट्स का कोई लेना देना नहीं है इससे, हमें मालूम है। फिर GWP इज़ फंडेड बाई GEF, तो यस ये ट्रू है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 2 ओनली। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली हम सुनते हैं इस नाम को, UNCED या फिर अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं, रियो डी जनेरियो में हुई थी ये। तो ये कब हुई है? 1992 में, है ना, आपको याद रखना है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा था कि यहाँ से कई इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स निकल के आए थे, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स निकल के आए थे, बहुत सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स भी निकले हैं यहाँ से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी समिट थी। तो इसको फेमसली हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट 1992। लेकिन आपको ये भी नाम याद रखना है ना, ऊपर वाला। तो इस कन्वेंशन में 190 कंट्रीज जो है हमारे वर्ल्ड की, उन्होंने प्लेज किया था कि हम अचीव करेंगे रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल बाय 2010। तो अब मेजर अचीवमेंट कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो पहला तो एग्रीमेंट था हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। तो UNFCC जिसे हम बोलते हैं, इसी के यही आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल में बना और फिर यही पेरिस एग्रीमेंट में बना था। अब ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? याद करने की कोशिश करिए। ये हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड, है ना। फिर मैंने लास्ट के लेक्चर्स में डिफरेंस भी दोनों में बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल कुछ स्पेसिफिक गैसेस की बात करता था। क्योटो प्रोटोकॉल में फोकस था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं सिर्फ वही गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करें। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट इज़ फॉर एवरीवन। यहाँ पे टेम्परेचर का क्राइटेरिया आया था पेरिस एग्रीमेंट में। लेकिन दोनों थीम क्या है दोनों की? ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन, है ना। कोर जो थीम है, कोर जो बेस है उसका यही है। तो इनको आपको याद रखना है, नाम कौन सा नाम किससे रिलेटेड है, कौन एग्रीमेंट पहले आए। तो क्योटो पहले आया, एक पेरिस बाद में आया। मैंने इसको लास्ट लेक्चर्स में बोला था, इसमें भी बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छे आंसर्स आप लिख सकते हो कल को जाके आगे। फिर यहाँ से लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी निकले थे, है ना, जिसमें CBD है हमारा, UNCCD है, UNFCCC है। इसमें सबसे सक्सेसफुल कौन सा हमारा रहा है? UNCCD, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट
हर कंट्री ने इसको रेटिफाई कर लिया था। बाकी ये दोनों भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में। फिर जो हमारी अर्थ समिट रही है 1992 की, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा चल रहा है वर्ल्ड में, या इसके आउटकम्स क्या हुए हैं, उसको रिव्यू कौन करता है, वो टास्क या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये हर 4 साल में मिलता है जनरल असेंबली में, और जो इनका ऑफिस है अंडर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वहाँ पे ये हर साल मिलते हैं। तो ये लोग रिव्यू करते हैं कि प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है। अब क्या क्या प्रोग्रेस किसकी किसकी देखते हैं, एजेंडा 21 की देखते हैं, जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन की देखते हैं, रियो 20 की देखते हैं, फिर बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता देखते हैं, फिर LDC 4 को देखते हैं, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है ये कौन देख रहा है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इनमें से कुछ की हम बात करेंगे, कुछ की पहले भी कर चुके हैं, जैसे ये वाला हमने लास्ट के लेक्चर्स में कर लिया था। इनकी कुछ की आगे अभी लेक्चर्स में बात करेंगे, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि पहले कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उससे कौन सी बॉडीज़ निकली, फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, उसने क्या अचीव किया। तो एक क्रक्स में आप याद करके रख लीजिए, है ना। कौन ईयर लिख लीजिए उसका, प्लेस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या किस बारे में सक्सेसफुल हुई, ऐसे करके एक टाइमलाइन बना लेंगे। तो आपका ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स कभी भी कोई अगर क्वेश्चन आता है उस पर। तो इस वीडियो में हमारी यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।